नमस्ते। षड्यंत्र के इस भाग में हम सबसे महत्वपूर्ण पात्र राजा अथवा इंद्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दशपात के बोर्ड में आप नीले रंग से चिन्हित राजा को देख रहे होंगे, जो कि अपने महल में निवास कर रहा है। राजा किसी भी सेना में एक से अधिक नहीं हो सकते हैं और राजा अर्थशास्त्री के दाहिने भाग में प्रजापति के भांति स्थापित हैं। राजा अर्थशास्त्री से एक पद ऊपर होते हैं और सामान्य स्थिति में केवल एक कदम चल सकते हैं। कि राजा संपूर्ण राज्य का सर्वोच्च कमांडर है और शक्ति का केंद्र है और सेना के अधिकारियों को और पद्धतियों को भी समय आने पर शक्ति प्रदान कर सकता है। आइए राजा के चल पाने की स्थिति को हम समझते हैं और कुछ उदाहरण भी देखते हैं। कोई भी अधिकारी न्यूनतम एक कदम हमेशा चल सकता है, चाहे वह राजा हो। राजा सहायता मिलने पर 1 और 3 कदम एक्स्ट्रा चल सकता है, अधिक चल सकता है, तो कुल मिलाकर 4 कदम किसी भी दिशा में विचरण कर सकते हैं। राजा सेना के किसी भी पूर्ण सक्षम अधिकारी की भांति चल सकता है। राजा अर्थशास्त्री से आधी श्रेणी अधिक होने के कारण किसी भी मित्र के ऊपर से भी जा सकता है, शूरवीर की भांति। तो राजा के पास कुल मिलाकर 4 और उत्तर मध्यवर्ती श्रेणी और होती है, जिसको हम 4.5 या 4.5 भी कह सकते हैं। इस प्रकार से उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि 2 कदम सीधा सीधा, 2 कदम तिरछा तिरछा, 2 कदम सीधा तिरछा या 2 कदम तिरछा सीधा। पहला उदाहरण आप देख रहे होंगे, राजा स्वयं की क्षमता के अनुसार केवल 1 कदम ही चल सकता है। देख रहे होंगे कि राजा केवल 1 कदम किसी भी दिशा में चल सकता है और राजा को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है। दूसरे उदाहरण में राजा शक्ति मिलने पर अधिकतम 4 कदम चल सकता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4। राजा को शक्ति गुप्तचर द्वारा मिल रही है। और यदि हम दूसरे उदाहरण के चित्र को भी समझें तो उसमें देखेंगे कि राजा एक मकर जाल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के चालें चल सकता है, जो कि 4 चाल तक सीमित है। तीसरे उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि राजा अभी भी 4 कदम अधिकतम चल सकता है, परंतु राजा यदि दूसरे या तीसरे या चौथे पद पर चलकर सीमा को तोड़ रहा है तो राजा और अर्थशास्त्री और सेनापति इन सब का क्रियाशील होना आवश्यक है। ये बहुत सा बेसिक सा रूल है कि राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति तीनों का क्रियाशील होना आवश्यक है यदि आप किसी प्रकार की सीमा को तोड़ रहे हैं या घात कर रहे हैं। देखेंगे उस उदाहरण में पहला और दूसरा और तीसरा कदम ना चल पाएगा, क्योंकि तीसरे कदम में वह युद्ध सीमा को तोड़ने का प्रयास कर रहा है और जो कि संभव नहीं है। तीसरे उदाहरण को हम एक्सटेंड करके देखते हैं, आगे बढ़ा के देखते हैं। तो 3.1 या 3.1 उदाहरण में हम देख रहे हैं कि राजा को इस बार शक्ति मिल रही गुप्तचर द्वारा और राजा बड़ी आसानी से पहला, दूसरा और तीसरा कदम भी चल पा रहा है और तीसरे कदम में वह युद्ध सीमा का घात भी कर पा रहा है, क्योंकि सेनापति और अर्थशास्त्री और राजा ये तीनों स्वतंत्र हैं और क्रियाशील हैं। आइए समझते हैं राजा के द्वारा शत्रु का दमन किस प्रकार से किया जाता है और कुछ हम उदाहरण भी देखेंगे। राजा के द्वारा शत्रु के किसी भी पात्र का दमन करने के लिए नीचे दी गई स्थिति का होना आवश्यक है, जैसे कि पहला, राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति इन तीनों को जीवित होना चाहिए। दूसरा, राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति इन तीनों को जीवित होना चाहिए और महल के बाहर होना चाहिए। और इन तीनों में से किसी का भी महल के अंदर होने का अर्थ है कि सेना भी नींद के नशे में चूर है और धनहीन है। ध्यान दीजिएगा, राजा बिना किसी सहायता से किसी भी श्रेणी तक के पात्र का दमन कर सकता है, जैसे कि शत्रु के पद्धति, गुप्तचर, गजारोही, शूरवीर, महारथी, सेनापति और यहाँ तक कि विरोधी के राजा तक का भी दमन कर सकता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि नारद
का दमन नहीं किया जा सकता क्योंकि नारद शत्रु नहीं होता। राजा शत्रु को किस प्रकार से धकेल सकता है इसको हम समझते हैं और उदाहरण में देखेंगे। यदि राजा के पास घात करने की शक्ति नहीं भी हो तो भी वह शत्रु के किसी भी अधिकारी को धकेल सकता है। राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति, इन तीनों में से किसी भी एक के मृत होने पर भी शत्रु को केवल धकेला जा सकता है। राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति, यदि इन तीनों में से कोई एक भी महल के अंदर भी है तो भी केवल शत्रु को धकेला जा सकता है। ये हम जानते ही हैं कि राजा बिना किसी सहायता से किसी भी श्रेणी के शत्रु को केवल एक कदम चलकर ही धकेल सकता है। और यदि राजा को शक्ति मिल जाती है तो वह शक्ति संपन्न अधिकारियों तथा विशेष अधिकारियों की सहायता से किसी भी पद के पात्र को अधिक कदम चलकर धकेल सकता है। आइए पहला उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि राजा किसी भी पद के शत्रु को एक कदम चलकर धकेल रहा है। दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे कि राजा को गुप्तचर द्वारा शक्ति मिली है और वह अपनी क्षमता के अनुसार दो कदम से अधिक चलकर भी शत्रु के किसी भी पात्र को धकेल सकता है। राजा के द्वारा शत्रु को नहीं धकेल पाना किसी रुकावट के कारण, इसको भी हम समझेंगे और कुछ उदाहरण भी देखेंगे। पहला उदाहरण देखते हैं। राजा किसी भी पद के शत्रु को शत्रु की दिशा में ही धकेल सकता है। आप देख रहे हैं राजा शत्रु पक्ष के प्यादे को धकेलने का प्रयास कर रहा है परंतु अवरोध के कारण वो प्यादे को धकेल नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में राजा शत्रु पक्ष के प्यादे पर घात कर सकता है परंतु अर्थशास्त्री का महल में सुप्त अवस्था होने के कारण राजा शत्रु पर घात नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में राजा केवल शत्रु को शत्रु की दिशा में धकेल ही सकता है। दूसरे उदाहरण में अब देखेंगे कि राजा शत्रु के अर्थशास्त्री को धकेलने का प्रयास कर रहा है परंतु धकेल नहीं पा रहा है अवरोध के कारण, और राजा ऐसे अवसर का लाभ उठाकर शत्रु के अर्थशास्त्री पर घात कर सकता है। और इस समय इस उदाहरण में राजा के द्वारा अर्थशास्त्री पर घात संभव भी है क्योंकि राजा का अर्थशास्त्री और राजा का सेनापति और राजा स्वयं ये तीनों राजमहल में नहीं हैं। और ऐसी स्थिति में समझिए राजा शत्रु को धकेल भी सकता है और घात भी कर सकता है। राजा के द्वारा शत्रु को दमन या घात नहीं कर पाना, इसको हम समझते हैं और कुछ उदाहरण में देखेंगे। राजा यदि महल में किसी भी अवस्था में हो तो संपूर्ण सेना के पास घात करने की क्षमता नहीं होती, और यदि अन्य शक्ति प्रदाता भी महल में उपस्थित हो तो भी राजा शत्रु के किसी पक्ष का घात नहीं कर सकता। इसलिए राजा, सेनापति और अर्थशास्त्री ये तीनों आपस में बहुत निर्भर हैं एक दूसरे पर। अन्य पात्रों की तरह राजा भी पदोन्नत हो जाता है जिसमें वह सम्राट बन जाता है, और हम राजा की पदोन्नत होने की स्थिति समझेंगे जो कि बहुत रेयर है, बहुत ही विरल है, और कुछ उदाहरण के साथ भी हम समझ लेंगे। राजा को सामान्य पदोन्नत नहीं किया जा सकता क्योंकि राजा सामान्य अधिकारी नहीं है। राजा और अर्थशास्त्री को अपना पराक्रम सिद्ध करना पड़ता है तभी पदोन्नत हो सकता है। अन्य पात्र तो आपने देखा कि वो शक्ति संपन्न पात्रों के माध्यम से भी पदोन्नति ले सकते हैं, परंतु राजा और अर्थशास्त्री को अपना पराक्रम सिद्ध करना पड़ता है। और वो पराक्रम क्या है देखें आप। राजा केवल शत्रु के दुर्ग शेष क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही पदोन्नत लेकर सम्राट या राजेंद्र या विक्रमादित्य बन सकता है। यदि राजा शत्रु के दुर्ग क्षेत्र का भेदन कर रहा है और दुर्ग क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो ऐसी स्थिति में भी राजा का पदोन्नति नहीं हो सकती क्योंकि सीमा का भेदन करने के बाद शक्ति क्षीण हो जाती है। देखिए हमने बताया कि जब राजा पदोन्नत होकर केवल सम्राट या राजेंद्र या विक्रमादित्य बन सकते हैं, और जैसे ही वो विक्रमादित्य बने तो वह युद्ध में विजयी घोषित हो जाते हैं। गेम एंड। इसका विशेष ध्यान दीजिए कि दोषी राजा का पदोन्नति डिमोशन नहीं हो सकता और पदोन्नति भी नहीं हो सकता। मतलब राजा को यदि दोष लगा है तो राजा का प्रमोशन डिमोशन दोनों संभव नहीं है। अर्थशास्त्री का भी डिमोशन संभव नहीं है, हम आप जानते हैं, क्योंकि वो राजाधिकारी हैं। और डिमोशन करेगा कौन?
राजा और अर्थशास्त्री का डिमोशन कौन करेगा, किसका साहस। सभी पात्र महल में निष्क्रिय हो जाते हैं, उसी प्रकार से राजा भी महल में निष्क्रिय हो जाते हैं। इसको समझते हैं और कुछ उदाहरण में देंगे हम। राजा यदि महल में किसी भी अवस्था में हो तो संपूर्ण सेना के पास घात करने की क्षमता नहीं होती। यह सेनापति और अर्थशास्त्री पर भी यह लागू है। पहला उदाहरण हम देखते हैं। निष्क्रिय राजा स्वयं की सहायता से महल से बाहर नहीं आ सकते। जैसे कि हम देख रहे हैं कि राजा पीले रंग के महल में है और किसी प्रकार से सहायता नहीं मिलने के कारण वह बाहर नहीं आ सकते और निष्क्रिय हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। राजा यदि महल में भी हैं और सक्रिय भी हो जाएं तो भी किसी अधिकारी या पद्धति तक का घात नहीं कर सकते। देखिए, निष्क्रिय राजा महल में है और उसके पड़ोस में सेनापति है जो कि महल के बाहर है। तो सेनापति के द्वारा निष्क्रिय राजा को सक्रिय कर दिया गया है, परंतु फिर भी सक्रिय राजा शत्रु के पद्धति को महल से बाहर निकल के घात नहीं कर सकता क्योंकि वह महल के अंदर है। उदाहरण 2 के एक्सटेंशन को या आगे के उदाहरण को हम समझते हैं, जिसको हम 2.1 या 2.1 कह सकते हैं कि राजा निष्क्रिय था महल में, परंतु बाहर के सेनापति द्वारा राजा को महल के अंदर सक्रिय कर दिया गया है और अब राजा महल में रहते हुए महल से बाहर 1, 2, 3, 4 कदम तक चल सकता है। इसी उदाहरण को और आगे बढ़ा के 2.2 या 2.2 उदाहरण को हम समझेंगे कि राजा महल में निष्क्रिय है परंतु सेनापति द्वारा उसको सक्रिय कर दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सेनापति सक्रिय महल में बैठे राजा की सहायता से घात कर पाएगा। तो सेनापति सक्रिय राजा की सहायता नहीं ले सकता और विरोधी पर घात नहीं कर सकता। तीसरा उदाहरण समझते हैं। राजा महल में भी है और सक्रिय भी हो जाए तो भी सीमा भेदन नहीं कर सकते। देखिए, राजा महल में है और बाहर के सेनापति द्वारा राजा को महल के अंदर सक्रिय कर दिया गया है, परंतु राजा युद्ध सीमा के भेदन नहीं कर सकते। इसी तीसरे उदाहरण को हम और बेहतर तरीके से समझेंगे कि राजा महल में है और सेनापति द्वारा सक्रिय कर दिया गया है। तो सक्रिय राजा सेनापति की सहायता नहीं कर सकता और सेनापति इसी कारण से युद्ध सीमा का भेदन नहीं कर सकते क्योंकि राजा सक्रिय होने पर भी महल के अंदर है। राजा द्वारा युद्ध विराम अथवा शांति का प्रस्ताव देना, इसको हम समझेंगे और कुछ उदाहरण में देखेंगे। राजा द्वारा युद्ध विराम का प्रस्ताव का अर्थ है सेना अपने नियंत्रण क्षेत्र के आगे की दिशा किसी भी स्थिति में नहीं जाएगी, परंतु पीछे जाते समय सेना शत्रु पर घात भी कर सकती है। राजा द्वारा स्वयं दिया गया युद्ध विराम स्थायी है। अर्थशास्त्री या सेनापति द्वारा दिया गया युद्ध विराम अस्थायी है। राजा द्वारा युद्ध विराम का प्रस्ताव हम किसी दूसरी वीडियो में भी समझेंगे। अभी हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देख रहे हैं। राजा यदि अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हुए दंडवत हो जाता है तो इसका अर्थ है कि वह संधि का आग्रह कर रहा है। दूसरे उदाहरण में राजा यदि अपने स्थान से दूसरे स्थान में चलते हुए दंडवत से सामान्य स्थिति में आ जाता है तो इसका अर्थ है कि वह सामान्य संधि समाप्त कर रहा है। तीसरे उदाहरण में हम देखते हैं राजा शांति क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, इसका अर्थ है वह संधि का आग्रह कर रहा है। विरोधी राजा द्वारा संधि अथवा आत्मसमर्पण नहीं होने तक युद्ध चलता रहेगा ऐसी स्थिति में। चौथे और अंतिम उदाहरण में हम देखेंगे कि राजा युद्ध क्षेत्र में पहले से दंडवत है और शांति क्षेत्र में वो उसी दंडवत की स्थिति में ही प्रवेश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में राजा द्वारा आत्मसमर्पण माना जाता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि विरोधी राजा को कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राजा के द्वारा नारद के प्रभाव को शून्य कर दिया जाता है। अर्थशास्त्री अथवा राजा अथवा गुप्तचर,
इन सबके द्वारा नारद के प्रभाव को शून्य कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम नारद की वीडियो में समझेंगे। इस प्रकार से हमने राजा अथवा इंद्र के बारे में संपूर्ण विवरण दिया। धन्यवाद। नमस्ते।